जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। विज्ञान की श्रृंखला देख रहे हैं और विज्ञान की श्रृंखला में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपी, यूपीएसआई और यूपीपी जेल वार्डर के, वहीं से जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं 25-25 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम रोज़ देख रहे हैं। ये आज हमारी 5वीं वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो हमने देखी है और ये वीडियो आगामी जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी के एग्ज़ाम हो, या फिर जो भी एग्ज़ाम आगामी आने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। साइंस के बायोलॉजी वाले पार्ट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ रखे गए हैं, क्योंकि इसके पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको लगभग कवर कर लिया है और आगे बायोलॉजी वाले पार्ट के क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके दैनिक जीवन से तो जुड़ी है ही है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास को। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस वाहिनी का चयन करें। उस वाहिनी का अर्थ है कि एक ऐसी सीधा पाइप का अर्थ है। वाहिनी मतलब एक सीधा पाइप का अर्थ है। तो उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो एक ऐसी वाहिनी का चयन करना है जो मूत्राशय से, ब्लैडर से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। हम यहाँ थोड़ा सा अगर समझें, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये किडनी है, ये लेफ्ट और राइट दोनों किडनियाँ हैं। और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं ब्लैडर या फिर इसे हिंदी में मूत्राशय बोलते हैं। और इसके बाहर आप देखेंगे जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूरेथ्रा का काम क्या है? जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाना यूरेथ्रा का कार्य है और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? जो पित्तरस होता है इसका उत्पादन मनुष्य के किस अंग में होता है? जो पित्तरस होता है यह एक क्षारीय होता है और लगभग इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो ये क्षारीय होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। पीएच मान की जो खोज है, इसकी खोज सारेंसन द्वारा की गई थी। पीएच स्केल की खोज की गई थी सारेंसन द्वारा। पीएच मान 7.4 है, क्षारीय होता है। पित्तरस कहाँ बनता है आपसे पूछा ही जा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आपका लीवर है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो लीवर तो यहाँ लिखा नहीं गया है, लीवर या फिर इसे हम कहते हैं यकृत भी कहते हैं और यकृत भी नहीं लिखा है। और इसे हम करेजा भी कहते हैं, ये भी नहीं लिखा, करेजा फिर कलेजा कहते हैं। और इसके अलावा जो इसका अन्य नाम है, इसका नाम जिगर भी होता है। और यही तो आपके ऑप्शन में दिया गया है। जिगर आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और जो पित्ताशय है, पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है न कि बनता है। तो पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है और जिगर द्वारा, लीवर द्वारा उसे पैदा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न है आपके सामने दिख रहा है कि कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? जो फफूंद होता है आपने देखा भी होगा, अगर आप अपने घर पर कोई ब्रेड हो और उस ब्रेड को कुछ समय के लिए रख दे थोड़ा नमी वाले स्थान पर, तो ब्रेड में आप देखेंगे थोड़ा सा इस टाइप में आपकी भूरी टाइप में लगी आपको दिख जाएगी, जिसे हम कवक कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग फफूंद या फिर फंगस के कारण होता है? तो ऐसा रोग जो फफूंद या फंगस के कारण होता है। और फफूंद ने देखा भी होगा, जो आपके मशरूम है, मशरूम फफूंद का एक प्रकार भी होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि फफूंद से कौन सा रोग होता है? पहले यहाँ टांसिल लिखा गया है, तुंडिका शोध है। टांसिल गले में होता है जहाँ बोलने में समस्या होती है। और पित्ताशय है, पित्ताशय की पथरी है, दिल का दौरा है। और अगला दाद लिखा गया है। दाद हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। दाद या फिर खाज और खुजली, दाद खाज खुजली होती है। और इसके अलावा ध्यान दें तो गंजापन भी आपके फफूंद के द्वारा ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न देखिए आप,
यहाँ लिखा गया है कि कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है। शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपका आंसर दाद हो जाएगा और यहाँ मशरूम को देख भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ सभी के रासायनिक नाम लिख रहा हूँ, एक बार इसको आप नोटिस जरूर करिए। सबसे पहले विटामिन ए देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, और जबकि जो विटामिन B1 है, B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। बी का पूरा फैमिली होता है, तो विटामिन B1 थायमीन होता है। जबकि विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन होता है, और इसके अलावा विटामिन B3 इसका नाम नियासिन होता है। और जबकि विटामिन B5 का पेंटोथोनिक होता है, और इसके अलावा विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, और इसके अलावा विटामिन B7 का बायोटीन होता है, और इसके अलावा विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल या फिर फॉलिक एसिड होता है। जबकि विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है, और हम ध्यान दें जो विटामिन B9 है, विटामिन B12 है और विटामिन B6, इनकी कमी से महिलाओं में एनीमिया रोग होता है। और आगे ध्यान दें जो विटामिन सी है, विटामिन सी इसका रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल है, स्कारबिक अम्ल होता है। विटामिन डी का और विटामिन ए का और विटामिन के का, तो विटामिन के का फिलोक्विनोन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, और जबकि विटामिन डी का नाम कैल्सीफेराल है। ये विटामिन के प्रमुख नाम हुए। आपसे पूछा गया है यहाँ पर विटामिन B7 का, यहाँ बायोटीन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और बायोटीन B7 को कहा जाता है, और B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, B7 को ही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। देखते हैं जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। जो पशु कोशिकाएं हैं उनमें कौन सा भाग नहीं होता है? केंद्रक है, कोशिका भित्ति है, कोशिका द्रव है, कोशिका झिल्ली है। अगर हम ध्यान दें, जो मानव की कोशिका होती है, जो मानव कोशिका या फिर पशु कोशिका, उसमें कौन सा भाग नहीं होता है? तो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, कोशिका द्रव भी पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। जबकि कोशिका भित्ति मानव कोशिका में या फिर पशु कोशिका में पाई नहीं जाती। कोशिका भित्ति आपकी सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति, और ये पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर हम ध्यान दें, अगर अपने हाथ को हम टच करें यहाँ पर, तो हम हाथ को टच करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि हाथ को टच करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा से इसे पुश करके इसे दबा सकते हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधे को टच करें तो उसे हम दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति मतलब दीवार पाई जाती है, जिसकी वजह से हम उन्हें दबा नहीं पाते हैं। जबकि मानव के जो शरीर होता है, जो इनमें कोशिकाएँ होती हैं, या फिर जो पशुओं के शरीर है, इनमें जो कोशिकाएँ हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहे हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहा है। यहाँ है कि किस जाति स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन पूछा जा रहा है आपसे। बाह्य निषेचन का सीधा अर्थ है कि शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया हो, उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। पहला ऑप्शन मुर्गी लिखा गया है, बिल्ली लिखा गया है, सांप लिखा गया है, मेढक लिखा गया है। अच्छा, थोड़ा सा आपको समझा दें। जो बाह्य निषेचन है, कहने का मतलब ये है जो मादा है वो अपना अंडा से छोड़ दे,
जो मादा है वो अपना अंडाशय छोड़ दे, ओवरी को छोड़ दे, और उसके बाद जो नर भी अपने स्पर्म को छोड़ दे, और नर का स्पर्म जाके मादा के ओवरी से मिलकर निषेचन कर ले, मतलब शरीर के बाहर निषेचन कर ले। ऐसे निषेचन को आप बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन आपका मेढक और मछलियों में देखने को मिलता है। मेढक सबसे बेहतर इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो किस जात में बाह्य निषेचन होता है, तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। और आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर एक अंडाशय ओवरी है, और बाहर से जो शुक्राणु है मिलकर इसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर रहे हैं, अपने निषेचन की क्रिया कर रहे हैं, और उसके बाद जायगोट का निर्माण या फिर युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसके बाद भ्रूण बनता है, और फिर उसके बाद एक वेविका आकार बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ लिखा है कि मानव के शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुषुप्तता से प्रभावित होता है। तो मानव शरीर का कौन सा भाग, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है और जो हड्डियों में होती है, इसे अस्थि भंगुरता भी कहा जाता है। बुढ़ापे में खान पान की कमी होने की वजह से अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, बहुत आसानी से टूट जाती हैं, अस्थि भंगुरता आ जाती है। तो आंसर आपका बन जाएगा जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये रोग है, हड्डियों का एक रोग है। बढ़ते उम्र और तनाव के चलते अधिकतर ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र भी कहते हैं, तो गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो अगर बात की जाए गुणसूत्र की संख्या की, तो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। और बात की जाए कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी भी होते हैं। इनको भी आप ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलने वाली है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है। और जबकि कार्बोहाइड्रेट ये शरीर को ऊर्जा देता है, ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला जो वसा है, वसा भी ऊर्जा का स्रोत है, वसा भी ऊर्जा देता है। और विटामिन्स तो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा करना विटामिन्स का कार्य है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट है और ऊर्जा के लिए वसा भी है। तो कार्बोहाइड्रेट इसे हम प्राथमिक ईंधन कहते हैं, और जबकि वसा को हम द्वितीयक ईंधन कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको वसा से मिलने वाली है। हालांकि वसा द्वितीयक ईंधन होता है, पहले बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, और उसके बाद ही अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रही, उसके बाद वसा का संश्लेषण करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलने वाली है वसा से, हालांकि काफ़ी नुकसानदायक भी होता है। अब जो फैटी आइटम है, जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा है, जहाँ तेल घी का प्रयोग किया जाता है, जो चिकनाई वाले पदार्थ हैं, जो तले भुने वाली चीज़ें हैं, उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये सभी हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं, क्योंकि बॉडी में जाकर ये स्टोर होते रहते हैं, और इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और हृदय घात जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है और बीमारी कौन सी है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी आपको ढूंढना है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रात्र अंधता जिसे हम रतौंधी कहते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए भरपूर मात्रा में जो आपके पीले फल हैं, जैसे आम हो गया, गाजर हुआ, इन सब में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा पपीता में भी विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। और जो चेचक किसी विटामिन की कमी से नहीं, ये वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। और जबकि स्कर्वी इसका सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। स्कर्वी रोग में होता क्या है, जो आपके दांत हैं और मसूड़े हैं, इससे प्रभावित हो जाते हैं, और दांत और मसूड़े प्रभावित होने के बाद मुंह से अजीब टाइप की बदबू भी आने लगती है। यहाँ आप देख भी पा रहे हैं, ब्रश करते वक्त यहाँ से आपको ब्लड का रिश्ना भी दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। यह लिखा गया है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइट है, एंटी इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है और कोई नहीं। आपने सुना भी होगा जो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो जो एड्स है, एड्स मानव की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है, प्रणाली को नष्ट कर देता है। मतलब कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि रोगों से लड़ने की क्षमता को, रोगों से लड़ने की क्षमता को, लड़ने की क्षमता को समाप्त कर देता है और शरीर के अंदर जो T4 सेल होते हैं इनको नष्ट कर देता है, इनको नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। वायरस से होने वाला रोग है, तो वायरस का नाम HIV है। अगर पूछा जाए जो HIV है इसकी पुष्टि के लिए कौन सा जांच कराया जाता है? तो जांच आपका एलिसा होता है, एलिसा टेस्ट से एड्स के होने न होने का पता चल जाता है, एलिसा टेस्ट से, एलिसा टेस्ट से। और बात की जाए जो 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न है क्या। विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी ढूंढनी है। विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी जो सूखा रोग है जिसे हम रिकेट्स कहते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है बेरी, विटामिन B1 की कमी से होता है और रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है और टीबी। तो एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टीबी। और टीबी फैलता भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इसके जो जीवाणु का नाम है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके जीवाणु का नाम है जिससे टीबी फैलता है। और यहाँ लिखा गया है वेरी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है और ये स्किन को प्रभावित करता है, स्किन को मानव की त्वचा को प्रभावित करता है वेरी रोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? कहने का अर्थ सीधा यह है कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। आप जानते भी जो सर्वदाता है, सर्वदाता, तो सर्वदाता जो है सर्वदाता वो होता है और जबकि सर्वा जो ग्राही है, सर्वाग्राही जिसे हम AB कहते हैं। इस हिसाब से हमारा जवाब बन जाए तो हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकने वाला आपका वो यहाँ पर जवाब हो जाएगा। हम ध्यान दें यहाँ डोनर लिखा गया है, यहाँ रिसिपिएंट लिखा गया है। डोनर देने वाला, रिसिपिएंट प्राप्त करने वाला। तो जो O है O को देता है और A को देता है और B को देता है, जबकि AB को भी दे सकता है। जबकि जिसका रक्त ग्रुप A है, A सिर्फ A को दे सकता है और उसके अलावा AB को दे सकता है, और जिसका B है V को दे सकता है और उसके अलावा AB को दे सकता है। और जबकि जो AB है, AB सिर्फ AB को ही दे सकता है और जबकि AB सबसे प्राप्त कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि AB सबसे प्राप्त कर सकता है, AB सबसे प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसे हम सर्वाग्राही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल रक्तकण RBC, जो RBC हैं शरीर के किस अंग में बनते हैं? तो RBC कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें हम रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। कहाँ शरीर में बनते हैं? तो हम जानते हैं जो अस्थिमज्जा है, अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है, अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है। अस्थिमज्जा जो हड्डी है, अस्थि उसके बीच में पाए जाते हैं अस्थिमज्जा। और अस्थिमज्जा के संगठन के लिए, अस्थिमज्जा को बनाने के लिए विटामिन C सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अस्थिमज्जा हमारा बिल्कुल यहाँ पर
सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है। जो पित्तरस है कहाँ पैदा होता है, शायद क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है, फिर से जवाब हमारा अब की बार यकृत लिखा गया है, यकृत हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यकृत को हम लीवर कहते हैं, लीवर कहते हैं। लीवर के अलावा इसे हम कलेजा कहते हैं या फिर कलेजा कहते हैं, और इसके अलावा हम इसे जिगर भी कहते हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो मिट्टी के साथ नहीं मिल पाएगा या फिर आने वाले समय में मिट्टी में मिलकर ख़त्म नहीं हो पाएगा, डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, उसी को हमें ढूंढना है। जो सब्जियां हैं, सब्जियां डिकम्पोज हो जाती हैं, मिट्टी में कुछ समय दबाइए आप, उसके बाद मिट्टी में खुद ही वो मिल जाती हैं। केचुआ भी डिकम्पोज हो जाएगा, जो आपके फल हैं डिकम्पोज हो जाएगा, जबकि एल्युमिनियम यहाँ पर डिकम्पोज नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ही सही जवाब बनेगा, एल्युमिनियम बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग से। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन है जब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों पर बैठते हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करते हैं। तो पुष्पों की कौन सी प्रक्रिया है जिनमें सीधे तौर पर सहायता करते हैं, हम थोड़ा आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि एक पौधा फूल का यहाँ पर है और अगला पौधा फूल का यहाँ पर है। मान लीजिए ये मधुमक्खी है, इस पौधे पर आकर बैठी और बैठने के बाद फूल का जो नर पार्ट है इसके पैरों में चिपक जाएगा और ये मधुमक्खी उड़ेगी और इस पौधे पर आकर बैठेगी, और इस पौधे के जो मादा पार्ट है उस मादा पार्ट में चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है और उसी में जाकर इसके पैर में फंसा हुआ नर पार्ट मादा वाले पार्ट में जाकर चिपक जाएगा और इससे निषेचन हो जाता है। तो निषेचन आप यहाँ सही नहीं करेंगे, इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण का अर्थ सीधा सीधा है, जो आपके परागकण हैं एक फूल से दूसरे फूल में आसानी से चले जाते हैं, और परागण के बाद निषेचन प्रक्रिया हो जाएगी और उसके बाद निषेचन के बाद भ्रूण तैयार होता है और उसके बाद फिर किसी न किसी बीज का निर्माण हो जाएगा या फिर फल का निर्माण हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में एक हार्मोन्स की कमी कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कहने का अर्थ कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे चावल हुआ, रोटी हुई, इन्हें हम खाते हैं। खाने के बाद इनसे फाइनल रूप से हमें ग्लूकोज मिलेगा और ग्लूकोज बॉडी में जब ज़्यादा मात्रा में होता है, जब ज़्यादा ग्लूकोज का सेवन करते हैं, जब पूरा ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ये हमारे लीवर के पास सुरक्षित रहता है आने वाले समय के लिए। मान लीजिए किसी दिन आपने खाना नहीं खाया तो जो ग्लूकोज आपने खाया था ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में इकट्ठा है और यही ग्लाइकोजन का प्रयोग हम दोबारा कर पाएंगे। और ग्लाइकोजन में जो बदल रहा है इसके लिए बदलने वाला जो हार्मोन्स है उस हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कमी के कारण ग्लाइकोजन रूप में संग्रहित नहीं हो पाता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी, कमी से आपको मधुमेह हो जाएगा और मधुमेह को आप डायबिटीज़ भी कहते हैं और इसके अलावा शुगर भी कहते हैं। तो मधुमेह हमारा यही सही जवाब हो जाएगा। और जबकि यहाँ मधुमेह 2 ऑप्शन में लिखा गया है, मधुमेह मिलिटस है और अगला मधुमेह इंसिपिड्स है। जो सही जवाब है मधुमेह मिलिटस है और जो मधुमेह इंसिपिड्स लिखा गया है। फिर इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये होता है जब शरीर में तरल पदार्थ का नियंत्रण सही से नहीं किया जा सकता है, तरल पदार्थ का नियंत्रण सही न किया जाए तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी होती है, बार बार प्यास लगना और बार बार प्यास लगने के साथ बार बार मूत्र भी आना इस बीमारी के लक्षण होते हैं। और मधुमेह मिलिटस से मधुमेह इंसिपिड्स का कोई संबंध नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया गया था। जिप्सम है, हालांकि जिप्सम के अलावा आप पीओपी का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्लास्टर आप पेरिस का प्रयोग कर सकते हैं और इसका सूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2 इसका सूत्र होता है। और जबकि जो जिप्सम है इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2 इसका सूत्र होता है, 2H2 इसका सूत्र होता है। इस हिसाब से अगर हम ध्यान दें जिप्सम है क्या, तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट आपका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट इसका राइट जवाब बन जाएगा इस हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न आपके सामने, हृदय रोग विशेषज्ञ ने का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ECG किया। ECG का अर्थ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंध हृदय से होता है। हृदय की गति पहला ऑप्शन है। अगला शरीर में संचरित हो रहे रक्त की मात्रा है। हृदय के आवेग का प्रवाह है। और अगला है वेंट्रिक्युलर की धड़कन की दर है, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। हृदय की गति का अध्ययन कार्डियोग्राफ में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, पुष्प पौधे में युग्मनज का निर्माण के अंत में होता है। जो यहाँ पर युग्मनज लिखा गया है जिसे हम जायगोट कहते हैं और जायगोट का निर्माण कब होता है, हिंदी में इसे हम युग्मनज भी कहते हैं। तो कब होगा इसका निर्माण, तो जाहिर बात है यहाँ पुष्प पौधे में युग्मनज, तो पुष्प पौधे में युग्मनज जायगोट कब बनेगा, पहले परागण की क्रिया होगी, परागण की, और परागण के बाद निषेचन होता और निषेचन के बाद यहाँ पर युग्मनज बनने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम इसका जवाब क्या बनाएंगे, पुष्प पौधे में युग्मनज का निर्माण के अंत में होता है। युग्मनज का निर्माण के अंत में होता है। अब सुनिए ध्यान से, पहले यहाँ पर परागण होगा किसी कीट द्वारा, मधुमक्खी द्वारा परागण होगा और उसके बाद यहाँ निषेचन होगा और निषेचन के बाद फिर युग्मनज बनेंगे, युग्मनज जिसे हम जायगोट कहते हैं। और उसके बाद भ्रूण बनेगा और उसके बाद फल या फिर बीज बन जाएगा। तो परागण, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। आपसे पूछा जा रहा है कि पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण किसके अंत में होता है, तो युग्मनज का निर्माण निषेचन के अंत में हो रहा। निषेचन हमारा यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, जो कैप्सूल है इसका आवरण किसका बना होता है। पहला ऑप्शन प्रोटीन लिखा गया है, अगला सेलुलोज लिखा गया है, अगला अंडे के छिलके का लिखा गया, अगला स्टार्च का लिखा गया है। आपने कैप्सूल देखा होगा, अगर कैप्सूल हो उसको बीच से तोड़ दीजिए तो उसके अंदर से जो चूरा वाला मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। तो कैप्सूल का जो आवरण है, ऊपर वाली जो कवर है, किसकी बनी होती है, इसका सही जवाब है स्टार्च। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कैप्सूल का जो आवरण है, जो ऊपर वाली कवर है, किस चीज़ की बनी होती है, स्टार्च की। स्टार्च एक हिसाब से आपका कार्बोहाइड्रेट है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जो रक्त का थक्का है किस विटामिन की कमी से किस विटामिन से जमता है। मानव में जो रक्त का थक्का है किस विटामिन की वजह से जमता है। विटामिन के है, विटामिन के इसका बिल्कुल सही जवाब भी होगा। विटामिन के इसका सही जवाब होगा। विटामिन डी से एक बीमारी है जिसे हम सूखा रोग या फिर रिकेट्स कहते हैं। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। और विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई से। और इसको दूर किया जा सकता है अंकुरित अनाज के सेवन से इसे हम दूर कर सकते हैं। अंकुरित अनाज के सेवन से इसे दूर किया जा सकता है। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से जमता है, तो विटामिन के इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ देख भी रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग कैसे हो रही है, रक्त कोशिकाएं कैसे जाकर एक जाल में फंस जा रही हैं, जिसे हम रक्त का थक्का बनना कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है नहीं, 25 प्रश्न हमने इस वीडियो में देखे हैं। वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करिएगा। आगामी हो सकता है 1-2 दिन आपको बायोलॉजी वाला पार्ट और मिले और उसके बाद साइंस वाला पार्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
जो पॉलिटी है या फिर इतिहास है वहाँ से एक पार्ट स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।